आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक लीगल हिस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम। अदालत सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश हुआ, फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग के तीनों जुडिशियल प्लान्स और फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम विलियम बेंटिक। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं 2 पार्ट में पूरे तीनों इस्टेब्लिशमेंट सारे क्लियर कर दूंगी, तीनों प्लान क्लियर कर दूंगी। ओके, अब देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदालत सिस्टम क्या होता है, मतलब अदालत सिस्टम कैसे इस्टेब्लिश हो। देखो पहले क्या था, हमारे जो इंडिया में है तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया है, या फिर उसके पहले मुगल एम्पायर्स होते थे, मुगल एम्पायर्स जो रूल करते थे हमारे इंडिया में, वो सब होता था। जुडिशियल प्लान पहले यहाँ से थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा हिंट आनी शुरू हुई। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने उनका कॉलोनियल सिस्टम डेवलप हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अर्ली सेटलमेंट की जुडिशियल एफर्ट्स लगाए। तो उन्होंने काफ़ी सारे, है ना, उन्होंने काफ़ी सारे जुडिशियल एफर्ट्स लगाए थे। ब्रिटिश पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। फिर उसके बाद उन्होंने जुडिशियल एफर्ट्स लगाए कि हाँ जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे ऐसे इंप्रूव होना चाहिए, ये कोर्ट वो कोर्ट। फिर आगे आते आते फिर विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लोग आए, इन्होंने अपने अपने जुडिशियल प्लान लाए, इन्होंने कोर्ट बनाया, अदालत बनाया, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर एक और क्या हुआ था, हमारा इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहली इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, जुडिशियल सिस्टम की। जुडिशियल सिस्टम बोले तो क्या, कोर्ट की डेवलपमेंट। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम कब डेवलप हुआ था, पहले सबसे पहले कब डेवलप हुआ, ये हमारा हुआ था मेयर्स कोर्ट। मेयर्स कोर्ट कब आए थे, 1726 में जब मेयर्स कोर्ट डेवलप किए गए थे। मेयर्स कोर्ट किसने डेवलप किए थे, किंग जॉर्ज वन ने डेवलप किए थे इन 1726 में। ठीक है, चार्टर कौन सा था, 1726 में मेयर्स कोर्ट को फर्स्टली इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से प्रेसिडेंसी टाउन में इस्टेब्लिश किया था, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, है ना, इन सब में पहले यहाँ पे ये 3 ऐसी जगह थी जहाँ पे मेयर्स कोर्ट फर्स्टली इस्टेब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद कौन सा आया, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को ये खुद ही लेके आए थे, ये रेगुलेटिंग एक्ट को लाए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था। देखो रेगुलेटिंग एक्ट बेसिकली किस लिए था, रेगुलेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। इसमें सुप्रीम कोर्ट, मेन जो रेगुलेटिंग एक्ट का क्या फंक्शन था कि इसने सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया था। किसने किया था, फोर्ट विलियम ने ही ये भी इस्टेब्लिश किया था बंगाल में। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट लगते हैं, यहाँ से जुडिशियल सिस्टम की स्टार्टिंग हुई। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं अपना वॉरेन हेस्टिंग के तीनों प्लान। वॉरेन हेस्टिंग के 7, देखो 3 प्लान लाया था। वॉरेन हेस्टिंग कौन था, गवर्नर जनरल था। ये वॉरेन हेस्टिंग जो था हमारा, ये था हमारा गवर्नर जनरल। ठीक है, ये गवर्नर जनरल था। उस टाइम पे गवर्नर जनरल की बहुत पावर होती थी इंडिया के अंदर, जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था तब। ठीक है, फिर क्या था, वॉरेन हेस्टिंग के कौन कौन से 2 प्लान है, 1772, 1774, 1780 का। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं। तो 1772 में क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो वॉरेन हेस्टिंग जो था, ये इंट्रो में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं उसके इंट्रो में हमें मेन चीज़ें लिखनी चाहिए। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या था, गवर्नर जनरल था कहाँ का, बंगाल का। और इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, सर्व करने का, जो मतलब इसका ये गवर्नर जनरल वाली जो ड्यूटी थी, इसके जो ये इसे पावर मिली थी, ये कब से कब तक की लिए थी, 1772 से लेकर 1785 तक की इसकी पावर थी। और इसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था ब्रिटिश को इस्टेब्लिश करने का। ब्रिटिश जो था उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन तो इस्टेब्लिश किया था, लेकिन इसने विलियम जो हमारा ये वॉरेन हेस्टिंग है, इसने क्या किया, बहुत इस्टेब्लिशमेंट करवाने में ब्रिटिश जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल यूज़ किया था, क्योंकि इसने अपने जुडिशियल प्लान कौन कौन से थे, 1772, 1774, 1780 को यूज़ किया था। और इसने बहुत सारे स्टेप लिए कि फॉर्मेशन करेगा कोर्ट के, ये सारी चीज़ें अब हम आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अपना 1772 का हम अपना जुडिशियल प्लान, 1772 में क्या हुआ, दिस प्लान वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर द, ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसने दीवानी राइट्स कौन से होते थे, जो कलेक्टिंग रिवेन्यू जो कलेक्ट करते थे, चाहे जो जमींदार के थ्रू, जैसे जमींदार रख देते थे उनसे टैक्सेशन लेते थे, तो जो ये दीवानी वाले राइट थे ना, जब ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सोचा कि अब तो हमें यार यहाँ कोर्ट लाना पड़ेगा। तो ये इनको दीवानी राइट पहले मिले कहाँ थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मिले थे 1765 में। तो 1772 में इसने जुडिशियल प्लान इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। किया था उसमें, इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। इसने इस्टेब्लिशमेंट किए थे सिविल कोर्ट्स को इसने क्या नाम दिया, मुफस्सिल दीवानी अदालत। मुफस्सिल दीवानी अदालत क्या थी, ऐसे आज के टाइम में हमारे स्टेट के अंदर जो कोर्ट है ना, उसी तरह, लेकिन ये सिविल कोर्ट था, इसमें सिर्फ सिविल मैटर डील्स होते थे। ठीक है, और इसमें क्या था, मुफस्सिल दीवानी अदालत में ये इस्टेब्लिश किए गए थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कलेक्टर बना दिए थे। इसका जो जज था वो था कलेक्टर, इसके जो जज बनाए थे वो कलेक्टर थे। कलेक्टर कहाँ के थे, वो बाहर वाली कंट्री के थे, मतलब कि वो यूरोप के ही थे। कलेक्टर इंडिया से नहीं थे, कलेक्टर वो यूरोप से थे। लेकिन
जो सिविल मैटर डिसाइड होते थे वो क्या होता था, जैसे उसमें इनहेरिटेज, मैरिज, कास्ट, डेप्ट, ये सारी चीज़ें के मैटर डिसाइड होते थे। वहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम लॉज और पर्सनल लॉज के भी केस आने लगे, मैं इनको लेके कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के भी आने लगे, उनके अपने अपने वो होता है कि विरासत किसको जाएगी, ये सारी चीज़ पर्सनल लॉ था। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने काजी, मुफ्ती, पंडित इनको अपॉइंट करना शुरू किया कि अगर कोई ऐसा मैटर आता है तो उसमें काजी, पंडित और ये मुफ्ती वगैरह ये सारे इनसे डील करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ 500 तक के केस को डील किया जाता है सिविल मैटर के, ठीक है। ये नोट्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, इस वीडियो में नोट्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो मैं समझा रही हूँ इसको सुनो और ये नोट्स पढ़ो, आपका हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट नहीं रहेगा कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, उसने क्या किया, सब पता रहेगा। फिर उसके बाद देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल कोज अदालत। इसने क्या किया, जैसे स्मॉल कोज अदालत क्यों डेवलप की गई थी, इसने पहली कौन सी करी, मुफस्सिल दीवानी अदालत। फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं स्मॉल कोज अदालत। इस स्मॉल कोज अदालत में क्या हुआ, इसने 10 रुपये तक के जो मैटर थे, ये क्या किया, इसने जो बेचारे फार्मर थे ना, गरीब, उनके लिए मतलब पास में कोर्ट बना दिया, अगर 10 रुपये तक का मैटर है तो आप वहाँ जाइए, जिससे कि उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंस ना लगे, क्योंकि कोर्ट जरूर हर स्टेट में अवेलेबल नहीं थे, प्रिंसली स्टेट में हर में नहीं थे, तो इसलिए आप इतनी दूर ना जाओ अपने जस्टिस के लिए, आपको वहीं पे मिल जाएगा जस्टिस अपना। इसलिए इन्होंने क्या किया वहाँ पे, ये स्मॉल कोज अदालत को इस्टेब्लिश कर दिया, जिसके कि हेड होते थे हमारे सरपंच वगैरह, ये सारे इनके हेड होते थे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल जस्टिस के लिए इन्होंने कौन सी अदालत को, देखो, तो सिविल जस्टिस के लिए मुफस्सिल दीवानी अदालत, और क्रिमिनल जस्टिस के लिए मुफस्सिल फौजदारी अदालत कह लो, या फिर है ना, इसको मुफस्सिल फौजदारी अदालत क्या था, मुफस्सिल फौजदारी अदालत को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जिसमें क्या था, इन्होंने अपॉइंट जमींदार वगैरह के इनके जो केस होते थे उनको डील किया जाता था, जैसे जो क्रिमिनल केसेस है इनको, और पनिशमेंट किसके थ्रू मिलती थी, यहाँ पे भी क्या होते थे, कलेक्टर ही होते थे जज, लेकिन यहाँ पे फतवे निकलते थे, काजी मुफ्ती क्या करते थे, फतवे निकालते थे कि हाँ देखो यार ना, फतवा रेंडर करते थे जजमेंट के लिए कि हाँ इसको कितनी पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्या कुछ मिलना चाहिए, ऐसे करके वो अदालत सुपरवाइज होती थी किसके थ्रू, काजी और मुफ्ती, ये इनको फतवा निकाल के देते थे, फिर कलेक्टर उस पर कंसेंट देता था कि हाँ ये पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी कंसेंट किसकी होती थी, हमारे कलेक्टर की ही होती थी, ठीक है। और मुफस्सिल फौजदारी अदालत हैंडल केसेस वर पनिश्ड और डेथ सेंटेंस और फॉर्जरी, मतलब डेथ सेंटेंस और फौजरी के जो केस होते थे वो सारे हमारे कहाँ जाते थे, फौजदारी अदालत में जाते थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस में उन्होंने कौन सी अदालत स्टैब्लिश की, मुफस्सिल फौजदारी अदालत। फिर हम आगे देखते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ सरदार अदालत। सरदार अदालत देखो क्या थी, आज हमारे टाइम पे क्या, ये बहुत ज़रूरी है समझना, मैं तुम्हें बहुत डीप में ले जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट है हमारे यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट की बात क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की बात क्या है, हमारा हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये होता है, उस टाइम पे क्या हुआ था, जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे था, इसने सरदार अदालत को ऊपर रखा, फिर उसके बाद आई मुफस्सिल दीवानी अदालत उस टाइम पे, यानी कि सरदार अदालत सुप्रीम कोर्ट और मुफस्सिल दीवानी अदालत कहती है मैंने, उससे लोअर लेवल पे, यानी कि जो मुफस्सिल के जो केस होंगे वो जाएंगे सारे सरदार के पास, तो मुफस्सिल फौजदारी और मुफस्सिल दीवानी किस लिए थी, सिविल के लिए, और मुफस्सिल फौजदारी किसके लिए थी, क्रिमिनल के लिए। इसी तरह इसके सिमिलर सरदार दीवानी अदालत जो थी हमारी सिविल मैटर्स के लिए थी, और जो सरदार निजामत अदालत जो थी, सरदार फौजदारी अदालत कह लो, सरदार निजामत अदालत कह दो, बात एक ही है। फौजदारी और निजामत में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों वर्ड सेम है, दोनों उसको ही कंसीडर किया जाता है। अगर इनके आगे सरदार लग जाता है तो यानी कि बड़ी अदालत, अगर इनके आगे मुफस्सिल लग जाता है तो यानी कि छोटी अदालत। समझ गए इस बात को। तो इसके ऊपर सरदार अदालत थी। सरदार अदालत क्या करती थी, सरदार अदालत में खुद के दो पार्ट है, एक तो सरदार दीवानी अदालत, एक सरदार फौजदारी अदालत, या फिर कह लो सरदार निजामत अदालत, ठीक है ना। तो सरदार दीवानी अदालत में क्या होता है, सरदार दीवानी अदालत में सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले केस, वो सिविल नेचर वाले केसेस को डील किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दीवानी अदालत में कौन होता था, गवर्नर और उसके मेंबर जो थे काउंसिल, वो खुद डील करते थे, खुद अपीलों को सुनते थे, खुद सारी अपील सुनते थे, कौन, गवर्नर और उसके मेंबर। और यहाँ पे 500 रुपये तक के केस को सुना जाता था। सरदार दीवानी अदालत में अगर 500 रुपये तक से बड़े के केस है तो यहाँ पे आते थे, कहाँ पे, सरदार दीवानी अदालत के अंदर, और अदालत के, ठीक है। और इनकी डिग्री को, मुफस्सिल दीवानी अदालत की डिग्री को ही मेन माना जाता था, जजमेंट को सबको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारी, आगे चलते हैं हम, अगला है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सरदार निजामत अदालत। सरदार निजामत अदालत में क्या होता था, बेसिकली इसमें दरोगा अदालत को अपॉइंट किया गया था, जिसके चीफ कौन होते थे, काजी। इस कमेटी के चीफ कौन होते थे, काजी मुफ्ती, ये सारे लोग। ये इनकी कमेटी कैसे बनी, एक काजी, चीफ बनाया गया काजी को, फिर चीफ मुफ्ती और 3 मौलवीज, इनको बना के हमारी अपॉइंट की गई कमेटी, और गवर्नर एडवाइस लेके अपॉइंटमेंट करता था पर्सन की, और यहाँ पे एडवाइस चलती थी गवर्नर की, कोई भी जजमेंट होगी तो एडवाइस गवर्नर भी देता था। और इनमें क्या था, जैसे डेथ सेंटेंस का केस हो गया, जो डेथ सेंटेंस पनिशमेंट हो गई, डेथ वारंटी हो गई, या फिर कोई हैवी पनिशमेंट देनी है, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो कहाँ जाती थी,
सरदार निज़ामत अदालत के पास, ना कि मुफस्सिल निज़ामत अदालत के पास, ठीक है। अब इसके की फ़ीचर क्या थे, ये जो हम था हमारा, ये बहुत इसका प्लान जो था वो रिड्यूस एक्सपेंसिव पीपल, ये सिर्फ ये क्या ट्राई किया जा सकता था, सिर्फ एक्सपेंसिव पीपल जो होते हैं उनके थ्रू, और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। इसकी प्रोविजंस ये हैं, की फ़ीचर्स ये हो गए इसके। और इसके हम अगला प्लान देखते हैं, इसका जुडिशल प्लान 1774 का जुडिशल प्लान में इसने क्या किया, है ना, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी इसको, जो 1774 का प्लान लाया, ये ना अमेंडमेंट है, लाइक एन अमेंडमेंट। 1772 वाले प्लान में अमेंडमेंट थी किसकी, 1774 के प्लान की, जुडिशल प्लान की, जो उसने लाया वॉरेन हेस्टिंग। इसने क्या किया, एसेंशियल रिवीजन किया 1772 का, उसने एड्रेस की शॉर्ट कमिंग को, मतलब ठीक किया, उसमें सारी सारी जिसको कमी, जो इसको लिमिटेड पावर्स लगी थी उनको लिमिटेड किया, जो उसमें मतलब कलेक्टर्स की पावर को लिमिटेड किया, और ये सारी चीज़ें ने बहुत सारी चीज़ों को मतलब करेक्शन किया अपने उस वाले प्लान में 1772 में, जब उसकी फीडबैक्स आने लगी तो कॉल, ठीक है। कोलकाता काउंसिल ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया कलेक्टर को। इसमें मतलब बोल दिया गया था कि जितने भी कलेक्टर्स हैं उनको हटा दिया जाए, तो यहाँ पे कलेक्टर्स हटाए गए थे, क्योंकि कलेक्टर क्या थे 1772 वाले में जज बने हुए थे। अब इसने क्या किया, प्रोविजंस क्या है इसके, अपॉइंटमेंट, इसकी प्रोविजंस देख लेते 1774 वाले के, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस। इसने क्या करना शुरू किया, इंडियन जजेस को लाया, क्योंकि वहाँ पे पहले क्या थे, जजेस कौन थे, वो हमारे कलेक्टर थे, कलेक्टर क्या थे, करप्टेड हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे इंडियन जजेस को अपॉइंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शन बताई गई कि एक रेगुलर वो है ना, सेटलमेंट एक्ट आया ना हमारा, सेटलमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इसने इसी का ये वॉरेन हेस्टिंग का ये उसने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में सारी सेटलमेंट्स लाया, सुप्रीम कोर्ट की सेटलमेंट लाया में सुप्रीम कोर्ट की पावर को, जुरिडिक्शन को क्लियर करा कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या, और जो काउंसिल्स के जो वहाँ पे डायरेक्टर का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काउंसिल ऑफिसर्स हैं उनकी लिमिटेशन क्या है, जुरिडिक्शन बताई, और लैंग्वेज को बताया गया कि लैंग्वेज जो होगी वो कंटिन्यूड लैंग्वेज होगी, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाया जाएगा, सिंपल लीगल प्रोसीजर होगा, कोई लैंग्वेज ऐसी टफ नहीं होगी वहाँ पे। इसने ये वाला प्रोविजन लाया, जमींदारी रोल को रिड्यूस किया, जो जमींदारी रोल बहुत बढ़ रहा था टैक्सेशन वगैरह का, उसको भी इसने रिड्यूस किया 1774 वाले प्रोविजंस में, ठीक है। और जो बंगाल की और बिहार की जो टेरिटरी थी उसको 6 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया, कैसे कैसे, उसके हेडक्वार्टर बनाए कलकत्ता, बुर्दवान, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका, पटना, इन सब में इसको मतलब ईच डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड कर दिया और क्रिएट किया यहाँ पे जुडिशल सिस्टम। द कंप्लीट बिहार केम अंडर द पटना। पटना यहीं से इस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना, 1774 में जब उसके टुकड़े कर गए, यहाँ पे पटना जब डिवीज़न हुआ था, और ये प्रोविजनल काउंसिल था इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने ये भी किया, और इसने प्रोविजनल काउंसिल को भी लाया, इसने लिंक करने के लिए। प्रोविंशियल काउंसिल को किस लिए लाया, लिंक, मुफस्सिल दीवानी अदालत और सरदार दीवानी अदालत के बीच में लिंक करने के लिए किसको लाया, प्रोविंशियल काउंसिल को बीच में लाया, ठीक है। 1780 का प्लान देख रहे थे, ये छोटा सा था। 1780 में इसको क्या लगा कि हाँ, इसने रिफाइनमेंट किया, क्योंकि इसे परफेक्ट नहीं था, इसको खुद को पता था अंदर से कि हाँ, ये हमारा जो 1774 वाला है, इंडियंस के पास पावर चली गई, तो ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये परफेक्ट नहीं है हमारा ये वाला। तो इसमें क्या हुआ, इसने अब इसमें थोड़ी थोड़ी करेक्शन करनी शुरू की, रिफाइनमेंट किया, अर्लियर सेटलमेंट जो थी इसकी, उसको रिफाइनमेंट किया इस वाले एक्ट में। तो देखते क्या क्या किया इसने क्या किया, सेपरेशन कर दी, सेपरेशन करी किसकी, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन की, इसने सेपरेशन की, अदालत फंक्शन को अलग किया, और बोला प्रोविंशियल काउंसिल को कि तुम जुडिशियल वर्क करोगे, अदालत क्या करेगा, सिविल जस्टिस लाएगा, और प्रोविंशियल काउंसिल का कोई जुडिशियल वर्क नहीं होगा, वो रिवेन्यू रिलेटेड काम करेगा, और उसका कलेक्शन और रिवेन्यू कलेक्शन का काम होगा प्रोविंशियल काउंसिल का। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो उसने सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा थोड़ा यहीं से इवॉल्व होना शुरू कर दिया था उसने, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या हुआ, डिवीजन ऑफ कोर्ट, सबसे बड़ी बात की उसने डिवीजन ऑफ कोर्ट किया, कोर्ट को अलग किया, सेपरेशन ऑफ कोर्ट किया, अपॉइंटमेंट ऑफ, देखो उसने क्या किया था 1774 वाले में क्या करा था, उसने इंडियन जजेस को लाया था, लेकिन इस वाले में उसने दोबारा क्या करा, इस वाले में उसने क्या किया, यूरोपियन सुपरवाइजर्स को लाया, वो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्किट कोर्ट को इस्टेब्लिश किया, ताकि वो जल्दी से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, जस्टिस हो सके। सर्किट कोर्ट यहाँ पे है, पिछले वाले में क्या कौन से आए थे, प्रोविंशियल काउंसिल आए थे, इसमें कौन सा है, सर्किट कोर्ट लेके आया। फिर इसके बाद किया था कोडिफिकेशन ऑफ लॉज जो थे थोड़े थोड़े कोडिफाई होने शुरू हुए, मतलब कि कोडिफिकेशन यानी कि रिटर्न फॉर्म में आने शुरू हुए, और ये बताएगा कि हाँ, ये वाला मैटर होगा तो इसमें ये वाली जजमेंट सुनाई जाएगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं कि मतलब 100% अप्लाई कर दिया, 90% नहीं, इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, मतलब 10% और 20% स्टार्टिंग थी। प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रायल का प्रमोशन किया गया इस वाले एक्ट में। अब इसने क्रिमिनल जस्टिस में क्या किया, क्रिमिनल जस्टिस क्या था, इसने मशीनरी डेवलप की कि अरेस्टिंग, मतलब क्रिमिनल्स क्या होते थे, भग जाते थे, बहुत बड़ी इंडिया थी भाई, कहीं भी प्रोविंशियल स्टेट में कहीं पे भी दुबक गए, कहीं पे भी चले गए, कोई पकड़ने वाला है नहीं, क्योंकि फौजदारी अदालत किसको पनिशमेंट देगी, जब तक क्रिमिनल खुद से नहीं आएगा अदालत में, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो उसे पनिशमेंट किसे सुनाएगा, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम। इसलिए उसने क्या किया, मशीनरी डेवलप की, जिसमें कि क्रिमिनल जुडिशियल को लिया जाता था, ठीक है। उसमें इसने क्या किया, एक अपनी अरेस्टिंग ब्रिंग करा उसने फौजदारी अदालत में, उसने ऐसा मशीन
मशीनरी बना दी कि अरेस्टिंग होगी अब, और एक डिपार्टमेंट बनाया गया, रिमेम्बरेंस वॉज क्रिएटेड। एक डिपार्टमेंट था रिमेम्बरेंस नाम से, वो भी इसने क्रिएट किया ताकि उसमें सारी कलकत्ता की जितनी भी कलकत्ता कोर्ट की जितनी भी सारी वो हो रही है, हायरिंग हो रही है, जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं, इनको सबको सुन सके, ठीक है। और उस डिपार्टमेंट का हेड कौन बना था? डिपार्टमेंट वॉज टू वर्क अंडर गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल था एक तरीके से हेड था उस डिपार्टमेंट का, और उसको उसने सब कुछ रूल किया था, ठीक है। ऑल क्राइम वर रिक्वायर्ड टू सेंड पीरियडिकली रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट। जितने भी क्रिमिनल रिपोर्ट्स होंगे सारी उस रिमेम्बरेंस में जानी चाहिए, रिमेम्बरेंस डिपार्टमेंट में जानी चाहिए, ठीक है। अब मुस्लिम लॉज जितने भी होंगे, वॉरेन हेस्टिंग हैप्पी नहीं था मुस्लिम लॉज से, मतलब क्योंकि उसमें पनिशमेंट हार्ड होती थी और ये सारी चीज़ें, हाथ कटवा देते थे, कुछ भी सब पनिशमेंट होती थी, फतवे निकालते थे, ऐसे डेथ पेनल्टी दे देते थे, बहुत से बदतर से बदतर मौत देते थे, तो इस तरीके से उससे हैप्पी नहीं था, ठीक है। ये इसके प्रोविजंस हो गए। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल। ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल आ गया, इसका इंट्रोडक्शन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था हमारा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन हुआ, फाउंडेशन ऑफ फ्रेमवर्क, चैलेंजेस हुए, चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या था? डिफ्यूज रिफॉर्म डिस्पाइट, मतलब चैलेंजेस तो ये होंगे, वहाँ पे लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे थे इनको, मतलब उनके फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं इन सारी चीज़ों से, जितने भी सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस वहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या हुआ? दिस जुडिशियल बैन अंडर वॉरेन हेस्टिंग वाज प्रोवाइडेड एंड शेपिंग अर्ली, मतलब इसके कंक्लूजन में देखे तो हम यही है कि वॉरेन हेस्टिंग ने पहली शुरुआत करी इसको अर्ली कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम को लाने की, पहली शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग ने ही करी है। रिफ्लेक्ट कॉम्प्लिसिटी एंड चैलेंजेस टू एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम आया है जुडिशियल सिस्टम तो कॉम्प्लिसिटी तो होगी, इंडियन पीपल वॉज नॉट सो एजुकेटेड, तो उनको थोड़ी और फिर रूल्स बनाए हुए यूरोपियन कॉलोनियल सिस्टम के, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के रूल्स है, तो उनको थोड़ा टाइम लगा समझने में, यहाँ पे कॉम्प्लिसिटी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का जुडिशियल सिस्टम। तो बी कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय, हम मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी। ओके बाय।